हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे जीडीपी बाय परचेजिंग पावर पैरिटी, जिसको हम लोग शॉर्ट में जीडीपी बाय पीपीपी भी कहते हैं। लेकिन उससे पहले हम लोग ये समझते हैं कि हमने जो जीडीपी के मेथड समझे थे जीडीपी कैलकुलेट करने के, वो क्या क्या थे। इसमें हमने पढ़ा इनकम मेथड, फिर हमने पढ़ा एक्सपेंडिचर मेथड, और हमने पढ़ा प्रोडक्शन मेथड। हमने जब तीनों को पढ़ा तो हमें समझ में आया कि जो इनकम मेथड है वो एक रिलायबल सोर्स नहीं है जीडीपी कैलकुलेशन का। रीजन उसके पीछे क्योंकि बहुत सारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर हैं हमारे इंडिया में, जिसका इनकम को रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता, डॉक्यूमेंट नहीं किया जा सकता। एक्सपेंडिचर मेथड भी उतना कारगर मेथड नहीं है। तो जो प्रोडक्शन मेथड है उसको इंडिया में इंडियन गवर्नमेंट मॉस्पी के थ्रू यूजुअली प्रैक्टिस करती है फॉर जीडीपी कैलकुलेशन। ये बात हमें समझ में आ गई थी। और इसके साथ हमने ये भी समझ लिया था कि जब हम लोग जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं एट करंट प्राइस, तो हमें मिलता है जीडीपी नॉमिनल। और हमने ये भी देखा था कि जीडीपी नॉमिनल के हिसाब से इंडिया ऑलमोस्ट 2022 में 3.4 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी था। और अब जब हम इस चीज़ की बात करते हैं, अगर हम इस चीज़ का डेटा देखें तो 2023 की अगर हम लोग डेटा देखें तो हमें पता चलता है, अगर हम इस सोर्स को देखें, कि इंडिया आज के टाइम में ऑलमोस्ट फोरकास्टेड है यहाँ पे 3.93 ट्रिलियन डॉलर, बट यहाँ पे 3.385 ये 2022 के हिसाब से है। पर अगर हम लोग इसके हिसाब से आए, रियल जीडीपी, ये देखिए यहाँ पे आगे, ये रहा। हाँ, इसके हिसाब से अगर हम देखें तो हमें समझ में आता है, कहाँ गया, एक मिनट, कि करंट प्राइसेस में जीडीपी हमारा 293 लाख करोड़ है, 293 लाख करोड़। अगर हम इस चीज को मान के चलें कि $1 80 के बराबर है, तो ये वैल्यू कितनी निकल के आएगी? लगभग लगभग ये आता है मेरा निकल के 293 लाख करोड़ को अगर मैं डिवाइडेड बाय 83 से करूं तो आता है लगभग 3.67। अगर राउंड में मैं इसको 80 के करीब मान के चलूं कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए, तो लगभग 3.75 ट्रिलियन डॉलर का इकॉनमी है। खैर ये इतना रेलेवेंट इंफॉर्मेशन नहीं है, बट ठीक है स्टिल। अब हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। तो इंडिया लगभग 3.75 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी है, और उसके हिसाब से हमारा जो कंट्री है इंडिया, वो फिफ्थ पोजीशन पे है वर्ल्ड। ये भी हम देख सकते हैं, एक मिनट, ये देखिए नॉमिनल के हिसाब से, ये देखिए इंडिया फिफ्थ पे है ना। तो ये हमें पता चल गया था कि हम निकालते कैसे हैं। तो फिफ्थ पोजीशन पे है इंडिया बाय जीडीपी नॉमिनल। और लेकिन जब हम आगे देखते हैं तो कई जगह पर हम ये देखेंगे, इकोनॉमिक सर्वे के अलावा, कि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक एक पैरामीटर यूज करते हैं जीडीपी कैलकुलेट करने का, जिसमें इंडिया थर्ड पोजीशन पे है। क्योंकि देखिए जीडीपी नॉमिनल के हिसाब से इंडिया फिफ्थ पोजीशन पे है, लेकिन एक जीडीपी का कैलकुलेशन और भी है जिसके हिसाब से इंडिया थर्ड पोजीशन पे है। उसको इन्होंने टर्म दिया जीडीपी एट पीपीपी, यानी कि परचेजिंग पावर पैरिटी। इसको अगर हम हिंदी में कहें तो ये हम लोग कह सकते हैं क्रय शक्ति समानता।
लेकिन आखिर ये जीडीपी पीपीपी होता क्या है, ये समझना जरूरी है। जब हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के हिसाब से इंडिया थर्ड पोजीशन पे है जीडीपी में, इसको हम वेरीफाई भी कर लेते हैं। आइए देखते हैं। ये देखिए, लिस्ट ऑफ कंट्रीज बाय जीडीपी पीपीपी, इंडिया यहाँ पर थर्ड पोजीशन पे है। और फोरकास्टेड अगर ग्रोथ देखें तो 14 ट्रिलियन है, और अगर हम कैलकुलेट करें तो 11.8 ट्रिलियन है 2022 के डेटा के हिसाब से। तो आखिर ये है क्या, आखिर चीज ये समझना जरूरी है। तो देखिए, जीडीपी अगर हमें पीपीपी समझना है ना, तो उसके लिए हम एक उदाहरण लेंगे, यानी कि एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे। एज पर एग्जाम्पल समझने के लिए दो कंट्रीज का हम सिचुएशन समझते हैं। एक है हमारा यूएसए, एक है हमारा इंडिया जिसमें हम रहते हैं। तो देखिए, यहाँ पर यूएसए हमने एक बेंचमार्क कंट्री के रूप में लिया है रेफरेंस के लिए, ताकि हमें समझने में आसानी हो। और आईएमएफ वगैरह भी इन्हीं डेटा के हिसाब से परचेजिंग पावर पैरिटी को कंपेयर करती है, मतलब खरीदने की क्षमता। अब चलिए उदाहरण में हम इसका कॉन्टेक्स्ट समझते हैं कि आखिर परचेजिंग पावर पैरिटी होता क्या है, ये कैलकुलेशन किस हिसाब से की जाती है। उदाहरण के लिए अगर हम समझें कि इंडिया में अमूमन मान लीजिए कि जो काम वाली बाई आती है, जिसको हम लोग मेड या नैनी कहते हैं, अगर हम बड़े शहरों की बात करें दिल्ली मुंबई चेन्नई वगैरह में, तो लगभग 12,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से हमें फुल टाइम एक मेड मिल जाती है। ये भी एक प्रकार का सर्विस तो है। वहीं अगर मैं यूएसए में इस चीज़ की बात करूं, तो यूएस में कुछ लेबर लॉज हैं, और प्लस वहाँ के इन्फ्लेशन के हिसाब से जो वहाँ का सैलरी स्ट्रक्चर है, वहाँ पर अगर मैं मेड खोजने जाऊँ तो वहाँ पर मुझे मेड मिलती है $2,000 पर मंथ के हिसाब से। और अगर हम अपनी कन्वीनियंस के लिए मान लें कि $1 80 का है, ताकि कैलकुलेशन आसान हो, तो ये हमें इंडियन करेंसी में कितने का पड़ेगा, अगर हम इसको रुपीज में कन्वर्ट करें तो लगभग लगभग 1,60,000 रुपये। अब इस बात को समझिए आप कि जो सर्विस इंडियन नैनी 12,000 रुपये में कर रही है, वही सेम चीज यूएसए में उसके लिए मुझे पे करने पड़े 1,60,000। तो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक इस सर्विस को कंसीडर करेगा 1,60,000 रुपये के हिसाब से। और इसको जीडीपी में जब वो एडिशन करेंगे ना, जब जीडीपी पर पीपीपी निकालेंगे, तो वो 1,60,000 के इक्विवेलेंट इसको मान के चलेंगे, और वो जीडीपी में एडिशन करेंगे इसका। वहीं इसका अगर मैं दूसरा उदाहरण समझूं, तो मान लीजिए कि हम लोग इंडिया में मेट्रो से जो ट्रैवल करते हैं, जो बड़े शहर है वहाँ पर, अगर मान लो कि मैं वैशाली से करोल बाग, जो दिल्ली के दो मेट्रो स्टेशन है, वहाँ से मैं सफ़र कर रहा हूँ, और 20 किलोमीटर के ट्रैवल के लिए मुझे अमूमन 60 रुपये पर टिकट देने पड़ रहे हैं। वहीं मैं यही सेम 20 किलोमीटर के ट्रैवल के लिए अगर मैं यूएस में ट्रैवल करता हूँ, तो मुझे $5 पर टिकट देना पड़ रहा है। तो ये इंडियन रुपीज में अगर मैं इक्विवेलेंट इसका बनाऊँ तो कितना हो जाएगा, लगभग लगभग 400 रुपये। पर जब मैं जीडीपी में कैलकुलेट करूंगा पीपीपी निकालने के लिए वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के हिसाब से, तो इसको कंसीडर करेंगे वो लोग 400 के बराबर। वहीं एक और एग्जांपल के लिए मैं समझूं, जैसे आईफोन यूएस में $900 का मिलता है, अगर इंडियन करेंसी में इसको कन्वर्ट करें तो लगभग 72,000 रुपये। आईफोन 15 प्रो मैक्स की बात कर रहे हैं, मान लीजिए कोई भी हो, समझना है मुझे उदाहरण, और कोई खास मतलब है नहीं इसका। वहीं मैं जब इंडिया में इसको लेने जाता हूँ, तो सरप्राइजिंगली सरप्राइजिंगली क्या, बिकॉज बहुत सारे इम्पोर्ट ड्यूटीज टैक्सेस वगैरह लगते हैं, तो यही चीज़ बढ़ करके इंडिया में लगभग लगभग 1,40,000 का मिल रहा है। और जब मैं इसको डॉलर में कन्वर्ट करता हूँ, तो ये लगभग लगभग मेरा 1,200-1,300 डॉलर के आसपास आएगा। लेकिन मैं जब इसको भी कन्वर्ट करूंगा जीडीपी में कैलकुलेशन के लिए, तो $900 का ही कंसिडरेशन लूंगा मैं इसका, यानी कि इसकी जो वैल्यू जुड़ेगी, इसको मैं 72,000 रुपये ही कंसीडर करूंगा। यहाँ पर ये वैल्यू कम हो गया।
और इसी हिसाब से जितना भी गुड्स और सर्विसेज, मतलब कोई चीज बन रही है या किसी को जॉब में किसी जॉब के थ्रू वो क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, जब वो जीडीपी में एडिशन होगा ना, तो उसी के इक्विवेलेंट यहाँ पर एडिशन किया जाता है। एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि जो मैकडोनल्ड्स का जो बर्गर हम लोग खाते हैं, वो अगर $1 $5 में अगर मिलता है मुझे मैकडी का कोई डॉलर, अगर हम उसका इंडियन कन्वर्जन करें तो लगभग वो 400 रुपये होगा। हाँ, 400 रुपये, ठीक है। वही वही सेम बर्गर इंडिया में अगर मिल रहा है, हो सकता है वो 165 रुपये का मिल रहा हो क्या सकता है, मिलता ही है। क्योंकि यहाँ पे खाने पीने की चीजें सस्ती हैं। लेकिन जब आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक इसको कैलकुलेट करेगा जीडीपी में, तो उसके लिए जो जिस प्राइस को ये कंसीडर करेगा, वो इसको इक्विवेलेंट 400 के मानेगा। और इसी तरीके से जितना भी गुड्स एंड सर्विस होगा जो पूरे नेशन में कैलकुलेट हो रहा है, उसको इन्हीं तरह की कंपैरिजन करके जीडीपी में जब वो कैलकुलेट करके यहाँ पे लिखते हैं पीपीपी में, तो हमें जो फिगर आता है लगभग लगभग इंडिया का 11.8 ट्रिलियन डॉलर के बराबर इकॉनमी है। जबकि नॉमिनल मेरा जीडीपी अभी भी हमको याद है कि $3.4 ट्रिलियन, मतलब $3.75 ट्रिलियन या $3.5 ट्रिलियन के आसपास है। लेकिन जब पीपीपी हम निकाल रहे हैं तो ये इसके हिसाब से आ रहा है। और सरप्राइजिंगली जब आप देखेंगे ना कि अगर मैं जीडीपी बाय पीपीपी की बात करूं, हमने अभी देखा भी था, तो सबसे ऊपर आता है पहले चाइना, सेकंड नंबर पे आता है यूएस, और थर्ड नंबर पे इंडिया आता है। जबकि आप नॉमिनल देखेंगे तो कुछ ऑर्डर इस प्रकार है कि वहां सबसे पहले यूएस है, फिर चाइना है, फिर जापान या जर्मनी है, फिर इंडिया है फिफ्थ नंबर पे। लेकिन बाय जीडीपी पर परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से इंडिया थर्ड पोजीशन पे है। तो एज पर आईएमएफ अगर हम बात करें, एज पर आईएमएफ जो हम गुड्स एंड सर्विसेज यूएस में $1 दे के खरीदते हैं, वो इंडिया में हम लगभग लगभग 23 से 24 रुपए में खरीद सकते हैं। यानी कि अगर मैं कोई एक सामान यहाँ खरीद रहा हूँ, तो यहाँ पर एक, दो, तीन, यानी 3 सामान मैं खरीद सकता हूँ। मतलब उसी $1 को जब मैं इंडिया में खर्च करूंगा तो मैं 3 गुना परचेजिंग कर सकता हूँ। यहाँ पर मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर हम मान लें कि $1 जो है अपने कैलकुलेशन के कन्वीनियंस के लिए अगर 82 रुपीज़ का है, एक्चुअली में अभी ये फिलहाल 83 84 का है। जैसे अभी हमने ऊपर में 80 रुपये मान के कैलकुलेशन के ईज के लिए लिया हुआ था, अभी हम 82 मान लेते हैं। उसके हिसाब से अगर हम $1 को 82 रुपीज़ मान लें, तो जब हम 82 को 24 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा कि $1 जो खर्च हम करते हैं यूएसए में गुड्स किसी गुड्स एंड सर्विस को लेने के लिए, उतने में हम वो सेम गुड एंड सर्विस इंडिया में 23 से 24 रुपए में हम खरीद सकते हैं। यानी कि जहाँ पर इनको 82 रुपए खर्च करने पड़ रहे थे, वहीं इंडिया में हम सेम गुड एंड सर्विस 23 से 24 रुपए में खरीद पा रहे हैं। तो जब हम 82 को 24 से डिवाइड करते हैं, तो मेरे पास जो स्कोर आता है वो लगभग आता है 3.41। और इसी रेशियो को हम लोग कहते हैं पीपीपी कन्वर्जन फैक्टर। यानी कि अगर कोई व्यक्ति 1 लाख रुपए इंडिया में अर्न कर रहा है महीने के, एक पर्सन है मान लेते हैं मिस्टर ए, तो उसको अगर वही सेम लाइफ स्टाइल यूएस में मेंटेन करना है ना, तो उसको एटलीस्ट 3,41,000 रुपए महीने का कमाना पड़ेगा यूएस में, सेम लाइफ स्टाइल मेंटेन करने के लिए यूएसए में। यानी अगर हम इसको डॉलर में कन्वर्ट करेंगे तो तकरीबन ये
$3-4 हज़ार के तकरीबन आएगा। तो वो सेम लाइफ स्टाइल मेंटेन करने के लिए हमें इतना कमाना पड़ेगा। तो आखिर ये पीपीपी कन्वर्जन फैक्टर होता क्या है? ये बेसिकली ये हमें ये बताता है कि जो हम $1 खर्च करके यूनाइटेड स्टेट में जो गुड्स एंड सर्विस खरीद सकते हैं, उतना किसी और कंट्री कितना अमाउंट पे करेगा ताकि वो सेम गुड एंड सर्विस को खरीद सकता है। अगर हम नॉमिनल जीडीपी को कंसीडर करें, जो कि 2022 का डेटा है, उसके हिसाब से होता है $3.4 ट्रिलियन। इसको अगर हम परचेजिंग पावर पैरिटी कन्वर्जन फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, जो कि है 3.41, तो हमारे पास जो है जीडीपी बाय पीपीपी आएगा, वो आएगा लगभग 11.67 ट्रिलियन डॉलर। देखिएगा ये एक्चुअल जीडीपी नहीं है, बट हम इसको निकालते ही क्यों हैं फिर, है ना? आखिर निकालते क्या है? देखिए इसका साफ साफ मतलब इतना ही है कि अगर हमको किसी भी दो इकोनॉमी को डायरेक्टली कंपेयर करना होता है, तो हम लोग नॉमिनल जीडीपी को यूज करते हैं। लेकिन जब हमें किसी भी इकोनॉमी, मेरे कहने का मतलब यहाँ पर, या किसी नेशन की इकोनॉमी को के डोमेस्टिक मार्केट को एसेस करना होता है कि आखिर वहाँ पे जो गुड्स एंड सर्विसेज मिल रही हैं वो कितनी महंगी हैं या सस्ती हैं, उसका एसेसिंग करना है, तो उसके लिए हम लोग जीडीपी बाय पीपीपी को कैलकुलेट करते हैं और समझते हैं। वहाँ पर इसका सिग्निफिकेंस बढ़ जाता है। तो पीपीपी कन्वर्जन फैक्टर इज नथिंग बट इट इज अ नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ ए कंट्रीज करेंसी रिक्वायर्ड टू बाय सम अमाउंट ऑफ goods and services as US dollar would buy in the United States। यही बात है कि जो $1 खर्च करके जो मैं खरीद पाता हूँ अमेरिका में, उत, उतना भारतीय रुपया खर्च करके, कितना भारतीय रुपया खर्च करके मैं यहाँ पे उस चीजों को खरीद सकता हूँ। यही है इसका मतलब। तो उसी के हिसाब से अपनी जीडीपी को उस फैक्टर से मल्टीप्लाई करके हम एक्चुअल जीडीपी, मतलब एक्चुअल जीडीपी जो लोकल मार्केट का प्राइस है उसके हिसाब से निकालते हैं, ताकि हम डोमेस्टिक मार्केट को समझ पाएं कि यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज कितनी महंगी या सस्ती हैं। और उसके हिसाब से इंडिया हमारा थर्ड पोजीशन पे है। देखिए अब जो हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो है पोटेंशियल जीडीपी। पोटेंशियल जीडीपी नाम से ही समझ में आ रहा है कि हम अपनी जीडीपी का पोटेंशियल को कैलकुलेट करना चाहते हैं यहाँ पे। तो देखिए पोटेंशियल जीडीपी क्या होता है? पोटेंशियल जीडीपी क्या होता है ना, कि जो मैक्सिमम आउटपुट of market value of goods and services उसको हम जब कैप्चर करने की कोशिश करते हैं rather than करंट वैल्यू, तो इसके लिए हम लोग करते क्या है ना, कि मान लेते हैं, हम लोग एजम्पशन यहाँ पे कुछ लेके चलते हैं कि यहाँ पे एवरी सिटीजन जो कि लेबर लॉज के हिसाब से काम कर सकता है वो एम्प्लॉयड है, ये हम मान के चलते हैं। और हर कोई अपने पोटेंशियल के हिसाब से काम कर रहा है, पोटेंशियल के हिसाब से वर्क कर रहा है। उदाहरण के लिए देखिए, अमूमन बोलचाल की भाषा में हम लोग कहते हैं ना कि ये पढ़ाई नहीं कर रहा है पर इसकी बुद्धि बहुत तेज है, ये बहुत अच्छा कर सकता है। उसी तरह पोटेंशियल जीडीपी भी किसी कंट्री या किसी स्टेट के पोटेंशियल, जो उसमें शक्ति है या फिर कितना वो आउटपुट दे सकता है गुड एंड सर्विसेज के टर्म्स में, मतलब कितना मार्केट वैल्यू वो प्रोड्यूस कर सकता है। अगर हम ये मान लें कि हर सिटीजन उसका जो है वो एम्प्लॉयड है और अपने फुल पोटेंशियल में काम कर रहा है, यानी कि अगर हम मान लें कि मिस्टर एक्स नाम का एक व्यक्ति है जो कि एक दिन में 7 घंटे काम कर रहा है और इसकी क्षमता को हम एज्यूम कर लेंगे कि ये 10 आवर्स पर डे काम कर रहा है।
जीडीपी में गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू को इन्फ्लेट करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए जो बेरोजगार हैं उनको भी मान लेंगे कि ये भी एम्प्लॉयड हैं और ये भी काम कर रहे हैं। तो बेसिकली इसमें हम क्या करते हैं कि एसिमिलेट करने की कोशिश करते हैं कि जो हाईएस्ट लेवल ऑफ आउटपुट जो कि इकोनॉमी दे सकती है उसको हम लोग पोटेंशियल जीडीपी कहते हैं। और इसमें हम एजम्पशन मान के चलते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो है अपने क्षमता के अनुसार से सबसे ज्यादा काम कर रहा है और हर कोई यहाँ पे रोजगार पाया हुआ है। हालांकि एक हाइपोथेटिकल चीजें हैं, लेकिन फिर भी पोटेंशियल जीडीपी टर्म क्या है ये हमें पता होना चाहिए। तो पोटेंशियल जीडीपी में हम लोग यही देखते हैं, ये दो फैक्टर्स को एज्यूम करके चलते हैं कि फुल पोटेंशियल में अपना काम कर रहा है कोई भी इंसान और सारे सिटीजन्स एम्प्लॉयड हैं। अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है ग्रीन जीडीपी। नाम से बहुत कुछ क्लियर होगा कि ग्रीन जीडीपी क्या है। एक्चुअली ये कुछ कंट्री जैसे भूटान है और चाइना जैसी कंट्री है, ये सब अक्सर हाँ अपने इकोनॉमिक सर्वेज में इन चीज़ों का जिक्र करते हैं। लेकिन अब होता क्या है ये समझना जरूरी है। देखिए ग्रीन जीडीपी कुछ नहीं है, बेसिकली जो जीडीपी है हमारा, जिसको हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, जो ट्रेडिशनली जो नॉमिनल जीडीपी होता है, उससे हम लोग माइनस कर देते हैं जो जीडीपी जनरेट हो रहा है बाय हार्मिंग द एनवायरनमेंट। जिसमें कि हम लोग कंसिडर करते हैं जो रिसोर्स का डिप्लीशन कितना हुआ, इस चीज़ को कंसिडर करते हैं। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन कितना हुआ, इस चीज़ को कंसिडर करते हैं। जिसमें कि ग्रीन कवर कितना डैमेज हुआ और भी बहुत सारे CO2 एमिशंस वगैरह कितने हुए, इन सब को कंसिडर करते हैं। आप मतलब कितनी नेचर को आप डैमेज करके जीडीपी के ग्रोथ को अचीव किए हैं उसको इसमें माइनस कर देते हैं। पहली बार ये चाइना की तरफ से कॉइन हुआ था और भूटान भी शायद ग्रीन जीडीपी जैसे टर्म्स को यूज करता है अक्सर, हाँ अपने जीडीपी को बताने के लिए वो लोग ग्रॉस हैप्पीनेस इंडेक्स वगैरह का यूज भी करते हैं।